दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हरियाणा प्रसिद्ध उपन्यास लेखक दिनेश कौशिक नीरद का कहानी मुझे आवाज़ ना दो। फर्स्ट एपिसोड। आदमी अपने खुद से ही धोखा करने में बड़ा चतुर और होशियार होने का गर्व करता है, किंतु कभी जब खुद के अंतर्मन की गहराइयों में झांक कर देखता है तो उसे बड़ा डरावना और भयावह लगता है। अपना ये स्वरूप सरस भी इसका अपवाद नहीं था। अच्छा सामाजिक दायरा, खूब ख्याति, जिसके लिए लोग अपने जीवन में तड़पते हैं, उसे मिली हुई थी। लोगों की श्रद्धायुक्त सम्मान में उठी निगाहें उसके दिल में कभी कभी ये भ्रम पैदा कर डालती थी कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है, कुछ अलग हटकर है आम व्यक्तियों से। अन्यथा क्यों लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, क्यों कुछ देर का वक्त चाहते हैं अपने लिए। अपनी प्रिय गज़ल की लाइनों में गुनगुनाता हुआ सरस अपनी कोठी की गैलरी में खड़ा हुआ दूर तक खुले आसमान को देखता है। दरअसल आज वह खुश रहना चाहता था और अपने मूड को हल्का ही रखना चाहता था, प्रत्यक्ष तौर पर तो, किंतु उन विचारों को क्या कहा जाए जो दिमाग की अंदरूनी परंतु पर किसी जिद्दी बच्चे की तरह चिपके हुए थे। सरस नियति के हाथ का कंप्यूटर मात्र था, उसका निमित्त मात्र। दूर दूर तक चहल पहल, लोगों की आवाज़ आई। आसपास की कोठियों से उठते ठहाके उसे बड़े बेमतलब और निरर्थक लगने लगे। उसके अपने दिमाग के पर्दे पर चलचित्र की भांति एक दृश्य उभरा और वह उसमें खोकर अपने खुद को देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। चित्र रुका, दिमाग किसी काले से बिंदु पर अटका, उसके चारों तरफ घूम रहा है, घूम रहा है। मैं तन्हा हूँ, अंदर की खामोशी मुझे तोड़े जा रही है। इतना दायरा मेरी शहरत का, इज्जत में उठती निगाहें, क्या है ये? मेरी झूठी ईगो, आत्म स्वाभिमान के अहंकार की बजती हुई झूठी तूती कभी कभी मुझे खुद ही डस डालती है। मेरे खूबियाँ, मेरे शब्दों में मेरे बुराइयाँ। मैं भी आदमी हूँ, एक व्यक्ति। क्या मेरे अंतर में किसी को अपना सिर्फ अपना कहने के लिए, किसी से अपना सुनने के लिए हिलोरें नहीं उठती? उठती है, उठती रहती है और उठती रहेगी भी। किंतु मेरा ये ग्रुप जिसमें मैंने खुद को ही कवच रूप में ढांप लिया है, बार बार आड़े आ जाता है। मुझे मेरे तन्हाइयाँ का, धैर्य की चुप का आधार चाहिए। जब बाहर से थका हारा घर में प्रवेश करूँगा तो कोई अपनत्व देने वाला चाहिए। क्या करूँ मैं? उफ, क्या जो मैंने सोचा ठीक सोचा? खैर, जब सोच ही लिया है तो उसे कार्य रूप में परिणत जरूर करूँगा। सरस ने अपनी डायरी के पन्नों में इतना ही लिखकर शरीर को कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया। काफ़ी देर तक आंखें बंद किए ही कुर्सी पर बैठा रहा। फिर ना जाने क्या हुआ, जो झटके से कुर्सी को छोड़ा और बाथरूम में घुस गया। नहाने के बाद कपड़े पहनते हुए बहुत अच्छा लगा था उसे। चेहरे पर कुछ देर पहले की उदासी के भाव ना होकर ताजगी और प्रफुल्लता झलक रही थी। कोठी को बंद करके अनंत खुशियों को पहलू में दबाए हुए ही बैठा वह रिक्शा पर। ढेर सारी सोचें और भविष्य के फैसले कर डाले थे उसने, रेलवे स्टेशन तक पहुंचने तक। आज वह एक अभियान पर निकला था जिन्हें उसे पूरा करना था हर हाल में। इसलिए भी वह अपना मूड सही रखना चाहता था। रेल का सफ़र कब ख़त्म हुआ उसे पता ही नहीं चला। रेलवे स्टेशन से बाहर आने पर पैदल ही चल पड़ा था वह अपने गंतव्य की ओर। सड़क पर काफ़ी दूर चलने पर वह एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ, जहाँ से चारों दिशाओं को राहें फटी हुई थी। कुछ
देर रुककर सोचा उसने और फिर किसी धीमे कदमों से बाएं तरफ वाली ढेड़ी गली में मुड़ गया। चलते चलते सामने टंगे साइन बोर्ड पर उसको नज़र ठहर गई। संतुष्टि के भाव से वह मेन गेट को खोलकर अंदर घुस गया। गेट से सामने बिल्डिंग तक सड़क गई थी। सड़क के दोनों तरफ बड़े करीने से तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बिल्डिंग के बरामदे में और सामने वाले खेल के मैदान में ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे उधम मचाते नजर आए उसे। बच्चे के बीच से होता हुआ सरस आश्रम के प्रिंसिपल के ऑफिस के आगे आकर रुका। ऑफिस के बाहर नेम प्लेट पर किसी स्त्री का नाम लिखा हुआ था। उसने धीमे से चीख उठाई और अंदर पहुंच गया। सामने 35-36 वर्ष की कोई बूढ़ा चश्मा लगाए चपरासी को कुछ हिदायतें दे रही थी। चीख उठने से थोड़ी सी रोशनी कमरे में फैली तो बूढ़ा ने प्रश्नवाचक भाव से सरस की तरफ निगाहें फैलाई। चपरासी तब तक बाहर चला गया था। बूढ़ा ने कुर्सी की तरफ इशारा कर सरस को बैठने के लिए कहा और पूछा, कहिए क्या क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? मैं यहाँ की प्रधानाचार्य हूँ। जी, मुझे सरस कहते हैं। सरस एकदम से तैयार नहीं कर पाया अपने आप को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। मैं दरअसल किसी बच्चे को अपनाना चाहता हूँ, यानी कि किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ। सरस की भारी दमदार आवाज़ काफ़ी देर तक महसूस की प्रधानाचार्य ने अपने कमरे में। सरस के बीच में ही रुक जाने से प्रधानाचार्य अपनी स्थिति में लड़ती है। ऊपर से नीचे तक एक बार सरस की देखती है, फिर मेज पर लगी घंटी बजाती है। चपरासी के अंदर आते ही 2 गिलास पानी के लिए कहती है। फिर प्रभावशाली शब्द में सरस से पूछती है, मिस्टर सरस, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप विवाहित या अविवाहित? देखिए, मैं विवाहित हूँ या अविवाहित, इन सब बातों से मेरे ख्याल में आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सरस ने उत्तर देने की बजाय खुद ही प्रश्न किया। नहीं, मेरी मतलब सिर्फ इतना था कि क्या आप उसे ठीक ढंग से संभाल भी पाओगे? बिल्कुल स्थिति में हूँ, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। नहीं, आप समझे नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना भर है कि हमें बच्चे का हित पहले देखना है। मेरी स्पष्टवादिता का पूरा मत मानिएगा। प्रधानाचार्य ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। जी नहीं, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह बच्चा जिसे मैं गोद लूँगा मेरे पास रहकर एक अच्छा और सभ्य नागरिक बन सकेगा। बस मैं इससे आगे कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, एक बात और मिस्टर सरस, आप किसी अनाथ ही बच्चे को क्यों गोद लेना चाहते हैं? प्रधानाचार्य के पूछने पर पहले तो कुछ हिचका सरस, फिर कुछ सोचकर बोला, देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और इसमें आश्रम की तरफ से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना मैं ज़रूर बतला देना चाहूँगा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे सगे संबंधी भी कोई नहीं है। बस इसलिए किसी अनाथ बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। फिर बीच में ही रुककर जेब से सिगारेट निकाली उसने और पूछा था, क्या मैं इसे पी सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, महिला ने बड़ी बेतकल्फी से कहा।
बच्चों का झूठ शोर मचाता दफ्तर के सामने से गुजरा और उस झुंड में सरस की तेज नजरें घूमकर एक बच्चे पर टिक कर रह गई। हल्की नीली निक्कर, सफ़ेद पूरी आस्तीन का कमीज, पैरों में सफ़ेद जुराबे और जूते पहने पर खूब फप रहा था। हल्की नीली आँख पर घनी सघन भुइयाँ उसके व्यक्तित्व को आभा प्रदान कर रही थी। छितराई हुई काली घुंघराले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। कहने का मतलब बच्चा बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे ऐसा बच्चा पसंद है। सरस ने उंगली से उस बच्चे को और इशारा किया। ठीक है, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ आपकी बातों से। आप कल सुबह आ जाइएगा, फॉर्म वगैरह भर लेंगे। और हाँ, एक बात और, किसी व्यक्ति की विटनेस हमें ज़रूर चाहिए जो इस शहर में रहता हो और हम उसे जानते हो। प्रधानाचार्य, जिसे वहाँ के तमाम बच्चे बड़ी दीदी के नाम से जानते थे, ने सरस को अपने यहाँ के तमाम नियम समझाए। ठीक है, मैं कल सुबह ही आ जाऊँगा। सरस फिर झटके से कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ, अभिवादन कर निकल आया आश्रम के बाहर। इस वक्त उसके दिमाग में रूप का नाम घूम रहा था। उसका कभी कॉलेज के वक्त का घनिष्ठ मित्र, इस शहर का पैसे और शहर वाला धनाढ्य सेठ रूप।